Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे इंडिया के फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम से। हम सब ने हाल ही में देखा कि भारत ने फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जो AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक टेस्ट आयोजित किया है। वहीं अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह कंफर्म कर दिया है कि जो AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसका फैब्रिकेशन वर्क शुरू किया जा चुका है और ये IRBMs यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी और इसकी रेंज 3000 से लेकर के 5500 किलोमीटर तक आकी गई है। AD-2 की बात करें तो इसका जो ट्रायल है ये वर्ष 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत तक आयोजित किया जाएगा और इस चीज़ को DRDO चीफ डॉक्टर समीर कामत सर ने कंफर्म भी कर दिया है। वहीं 2025 तक DRDO ये चाहती है कि दोनों इंटरसेप्टर मिसाइल्स को एक साथ टेस्ट किया जाए। इसके साथ ही साथ जो नया लॉन्ग रेंज का रेडार है, जिसकी स्कैनिंग कैपेबिलिटी 1500 किलोमीटर तक की है, उसको भी टेस्ट किया जाना है। AD-1 और AD-2 जो मिसाइल्स है बेसिकली फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है, जो कि चीन और पाकिस्तान से जो IRBMs और ICBMs आती हैं, जो कि MIRV कैपेबल होती है, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है वो ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉय की जा रही है, जो कि ऑलरेडी हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया डिफेंस न्यूज़ के ही वीडियो में कि इस समय भारत के जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखाई पड़ती हैं। वहीं अब इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा भी इनके इसी एक्सपोर्ट के जुनून को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल इंडियन जो ट्राई सर्विसेज हैं, अब वो जो भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जो कि सेना को अपने हथियार के ट्रायल्स ऑफर करती हैं, तो उनके ट्रायल के बाद जो ट्रायल क्लियरेंस सर्टिफिकेशन है वो इशू करेंगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि भले ही वो वेपन्स इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा खरीदे जाएं या ना खरीदे जाएं, तो वो जो कंपनी है अगर चाहे तो इस सर्टिफिकेशन के बाद अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट मार्केट में प्रस्तुत कर सकती हैं और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, भले ही उन हथियारों को आगे चल के इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा खरीदा जाता भी है या नहीं। सोर्सेज के द्वारा बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने जो वेपन्स हैं ट्रायल के लिए देती हैं, जो कि एक लेंदी ट्रायल से गुजरते हैं और उनको काफ़ी इंटेंसिवली टेस्ट किया जाता है और बाद में भले इंडियन आर्म फोर्सेस उनको ना खरीदें, लेकिन इस सर्टिफिकेशन के बाद उन्हें एक्सपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जो ट्रायल सर्टिफिकेशन है इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। आमतौर पर देखा गया है कि जो देश कस्टमर होते हैं वो किसी हथियार को तभी खरीदते हैं जब होस्ट देश की सेना खुद उसको इस्तेमाल करे, लेकिन ये जो नई पहल की गई है इसके बाद इनका जो कॉन्फिडेंस है प्राइवेट सेक्टर का वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये मना कर दिया है कि वो प्राइवेट सेक्टर से कोई हथियार नहीं खरीदेंगी, लेकिन मान लीजिए कि कोई सेना की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उस हिसाब की, लेकिन फिर भी वेपन्स ट्रायल के लिए आते हैं और वो अच्छे हैं, तो उनको सर्टिफिकेशन के बाद एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अपनी अगली अपडेट पे बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। हम सब ने देखा रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया के द्वारा बड़ी संख्या में जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, फिर चाहे वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हों या टैक्टिकल बॉम्बर्स हों। लेकिन अभी हाल ही में रशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने यह कंफर्म कर दिया है कि रशियन आर्म फोर्सेस को जो अपग्रेडेड Su-34 फुल बैक एयरक्राफ्ट हैं उनकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है, जिसमें काफ़ी मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं और ये अपग्रेड्स उनके सेंसर, उनके एवियोनिक्स में किए गए हैं। रशिया का ये भी कहना है कि वेस्ट के एक बड़े सैंक्शन के बाद भी उनका जो पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर है वो सही से काम कर रहा है और तय किए गए स्केड्यूल से पहले भी जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो की जा सकती है। वर्ष 2020 में रशियन एयरफोर्स के द्वारा तकरीबन 76 की संख्या में Su-34 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जो कि 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रशिया ने यह भी कंफर्म किया है कि वो एक नए प्रकार के टैक्टिकल बॉम्बर पर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो नया प्रकार का जो टैक्टिकल बॉम्बर है वो कैसा होगा, उसके स्पेक्स क्या होंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद कोई और मॉडिफाइड वेरिएंट सामने आएगा बॉम्बर का, जो कि सुखोई प्लेटफॉर्म पर ही आधारित होगा। लेकिन रशिया का ये भी कहना है कि एक मेजर अपग्रेड दिया गया है Su-34 को और उनका ये भी दावा है कि जो अपग्रेडेड Su-34 है उनमें से एक भी एयरक्राफ्ट अभी तक यूक्रेन के द्वारा मार के गिराया नहीं जा सका है।
हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारतीय वायुसेना को तेजस के जो ट्रेनर वेरिएंट है ये वर्ष 2023 के अंत तक मिल जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय हम काफ़ी तेज़ी के साथ अपना जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट कर चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि जो पहला तेजस मार्क 1A जेट है वो स्केड्यूल से पहले ही दे दिया जाएगा और HAL की पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया जाए। और इंडियन एयरफोर्स ने पहले ये कंफर्म किया था कि जो तेजस मार्क 1A है उसके आने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं माना यह भी जा रहा है कि HAL जल्द से जल्द प्रोजेक्ट इसलिए भी कंप्लीट कर रही है क्योंकि उनको बहुत जल्दी तेजस मार्क 2 जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है। बात करें तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान की तो वो माना जा रहा था कि इसी 2023 में आयोजित करी जाएगी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो रोल आउट है वो 2023 की शुरुआत में होगा और जो पहली फ्लाइट है वो 2023 के अंत तक या 24 की शुरुआत में आयोजित करी जा सकती है। खैर ये सकना वर्ड जो है ये काफ़ी बड़ा वर्ड है और इसमें हम थोड़ी डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं या थोड़ा जल्दी भी हो सकता है क्योंकि ये सब मीडिया सोर्सेज की खबरें होती हैं। HAL की कंफर्म रिपोर्ट इसको लेकर के नहीं आई है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि वर्ष 2024 तक तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान और वर्ष 2025 तक AMCA की पहली उड़ान हमको देखने को मिल जाएगी क्योंकि वर्ष 2026 में हमें TEDBF की पहली उड़ान भी देखने को मिल सकती है। यानी आने वाले अब जो साल हैं वो काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं HAL के लिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडिया के प्राइवेट सेक्टर स्काई रूट से आ रही है। दोस्तों स्काई रूट के द्वारा जैसा कि आपको पता है कि आज उनके रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया जाना था, तो ये टेस्ट पूर्णतया सफल हुआ है और आज स्काई रूट के द्वारा एक इतिहास भी रचा गया है और इसके लिए हम स्काई रूट को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अपने टेस्ट के दौरान जो विक्रम एस था वो तकरीबन 89.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंचा था और बताया यह जा रहा था कि जो टारगेट था उसका वो सिर्फ 80 किलोमीटर का था, लेकिन उसने अपने टारगेट को भी एक्सीड किया है। वहीं विक्रम एस की जहाँ तक बात रही तो इसे 2 वर्ष के रिकॉर्ड टाइम में डेवलप किया गया है और टेस्ट भी कर लिया गया है। यह जो विक्रम एस रॉकेट है इसको पावर करने के लिए सॉलिड फ्यूल प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था और इसका जो स्ट्रक्चर था, कोर स्ट्रक्चर था, वो ऑल कार्बन फाइबर था। वहीं इसकी जो सफलता है उसने सबको इस समय काफ़ी खुश किया है और स्काई रूट को हर जगह से जो शुभकामनाएं हैं वो मिल रही हैं और हम भी उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। वहीं आपको जान के और भी खुशी होगी कि अब आने वाले वर्षों में आपको एक के बाद एक इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके द्वारा और भी रॉकेट के जो लॉन्चेस हैं वो देखने को मिलेंगे। ये चीज़ खुद इसरो ने कंफर्म कर दी है। अंतिम अपडेट में बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इस समय इंडोनेशिया इंटरनेशनल डिफेंस पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि एक तरफ जहां हाल ही में इंडोनेशिया ने यह फैसला किया कि वो राफेल जेट को खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नज़र F-15EX पे भी है। तो इसी समय इंडोनेशिया का एक और चौंकाने वाला फैसला आया है। दरअसल इंडोनेशिया कतर से सेकेंड हैंड मिराज 2000-5 जेट्स को खरीदने का फैसला कर चुका है। इनकी संख्या अभी तक नहीं क्लियर है कि कितनी संख्या में कतर से वो इन जेट्स को खरीद रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि हाल ही में ये क्लियर हुआ था कि एडिशनल जो डील है सेकेंड बैच की राफेल जेट्स की, जिनमें 12 से 18 की संख्या में जो राफेल जेट्स हैं उनकी डील भी फ्रांस में साइन करी जानी है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि इंडोनेशिया अगर इन डील्स को करेगा तो क्या इंडोनेशिया F-15EX के प्लान को ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि उनको तकरीबन 36 की संख्या में जो F-15EX हैं वो $13.1 बिलियन की लागत में ऑफर किए गए हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में कि चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बदल रही हैं या फिर इंडोनेशिया ने अपने मन को ही बदल लिया है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।